बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र जो विषय आपका आता है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय होता है जिसमें आप लोग देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, वो किस तरह से व्यवस्था कौन सी बनाए कि देश सुचारू रूप से चल सके, सभी को रोटी, कपड़ा और मकान सुव्यवस्थित मिल सके। अर्थशास्त्र, राजतंत्र में भी अर्थशास्त्र था। उस समय भी जो है अर्थव्यवस्था या वित्त मंत्री जो हुआ करते थे, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते थे जिससे पूरा राज्य उनका अच्छी तरह से चल सके। तो वर्तमान समय में भी जो है देश को चलाना है तो देश के लिए अर्थव्यवस्था एक किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहे, जिससे पूरा देश सुचारू रूप से चलता रहे। हम लोग अपने से ही आकलन करें कि घर की अगर आर्थिक स्थिति सही है तो हमारा घर अच्छी तरह से चलता है। तो उसी तरह से देश में भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, इस तरह से आर्थिक व्यवस्था रहे जिससे जो है पूरा देश अच्छी तरह से चल सके, पैसे की पूर्ति, रोटी, कपड़ा और मकान सबको मिल सके, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी रोड हैं और तमाम प्रकार के जो भी सुख सुविधाएं, पार्क हैं, जो भी चीज़ें होती हैं जिससे देश के सभी लोग संतुष्ट हो सकें, वो चीज़ की व्यवस्था बनाना, पैसे कैसे आना, कृषि को ज़्यादा उत्पादन किस तरह से हो, कहाँ से आयात और निर्यात होना चाहिए, कैसे देश से, पहले राज्य था तो राज्यों से एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्यात होता था, अब देश है तो एक देश से दूसरे देश में निर्यात आयात निर्यात होता है। तो उन सब के बारे में हम लोग सारा व्यवस्था जो है किस तरह से बनती है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र में होता है, जो सबसे मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में जो होता है वो होता है विनिमय प्रणाली। विनिमय मतलब होता है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है विनिमय। विनिमय से पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई, कब इसके बारे में लोग विचार किए। सबसे पहले जो भारत देश के अर्थशास्त्री थे वो कौटिल्य थे। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पूरी पुस्तक की रचना कर दी। वो पुस्तक में ये था कि किस तरह से, उनके उद्देश्य भी कुछ थे कि पूरा राज्य सुचारू रूप से चले और आगे आने वाले जो है भविष्य में भी इसका जो है अच्छी तरह से उसका उपयोग हो सके। तो उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र के नाम से। अर्थशास्त्र में ये व्यवस्था बनाई गई कि किस तरह से पूरे राज्य को सुचारू रूप से राजा कौन से जो है नियम कानून या कौन से जो है लागू करे, जिससे पूरे देश के जितने भी लोग हैं, जिनकी प्रजा है, वो सुखी रहे। अर्थशास्त्र में उन्होंने, तो उन सब में भी जो है अर्थशास्त्र की पहली रचना जो कौटिल्य ने की, तो उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया विनिमय का। विनिमय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। विनिमय होता क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि हम अपने राज्य में हर एक चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते थे। पहले हम लोग कृषि पे टोटल थे, आज की डेट में भी 70% कृषि पे ही जो है हम लोग डिपेंड हैं। उस समय भी कृषि पे ही डिपेंड थे। तो कृषि जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो एक जगह कुछ जलवायु है, दूसरी जगह की जलवायु कुछ है, कुछ जगह कुछ अन्न जो है उत्पादित होता था, कुछ जगह कुछ होता था किसी राज्य में। तो जो राज्य में ज़्यादा उत्पादन होता था वो राज्य क्या करता था, तो वो तो सरप्लस हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो करेगा क्या वो? तो वो करता था कि जिस राज्य में उत्पादन कम है वहाँ उसको जो है दे देता था, और वहाँ जो ज़्यादा उत्पादन हो रहा है उसको अपने यहाँ ले लेता था। तो पुराने समय में जो है जो विनिमय प्रणाली थी वो इस तरह से थी, क्योंकि वो और ज़्यादा उसमें विनिमय प्रणाली में क्या हो गया कि वो विनिमय प्रणाली जो एक राज्य से दूसरे राज्य को देना लेना होता था, उसको कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। कहा जाता था क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु लेना, ये कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो पहले विनिमय की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे कि दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, यानी इच्छा से, पहली चीज़ तो इच्छा होनी चाहिए। विनिमय में सबसे महत्वपूर्ण इच्छा ही नहीं है तो किस तरह से विनिमय? अगर किसी की इच्छा होगी कि हमको कुछ देना है या कुछ लेना है तभी जो हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि ऐच्छिक, वैधानिक, वैधानिक मतलब होता है कानूनी रूप से, ये नहीं कि अपने आप ही जो होगा, वैधानिक कानूनी रूप से, और पारस्परिक धन के,
क्योंकि वर्तमान परिभाषा है इसलिए यहाँ पे धन आ गया। तो धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। पारस्परिक रूप से जो है धन के हस्ताक्षर, पारस्परिक मतलब एक दो, और विनिमय में महत्वपूर्ण चीज है कि दो पक्षों का होना अनिवार्य है। एक पक्ष और दो पक्ष, दो लोग होना अनिवार्य है। तो विनिमय में क्या, एक पक्ष और दूसरा पक्ष, तो एक पक्ष देगा तो दूसरा पक्ष लेगा। तो विनिमय होता है कि दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। अब विनिमय में क्या होना चाहिए, विनिमय में होना, विनिमय के लिए कम से कम दो पक्षों का होना अनिवार्य है। विनिमय में जो है लक्षण जो बताए गए हैं, विनिमय के लक्षण, विनिमय के लक्षण में क्या होंगे कि कम से कम दो पक्षों का होना अनिवार्य है, तभी विनिमय होगा। अगर एक पक्ष रहेगा तो विनिमय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विनिमय में देखा कि कोई चीज़ देना और कोई चीज़ लेना, तो ये जो है ना, एक को देंगे तभी उससे लेंगे, यानी दो पक्ष का होना अनिवार्य है। दूसरा, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण होता है। वस्तु की भी हस्तांतरण हो सकता है और सेवा का भी। राजतंत्र में भी सेवा भी चलता था कि अगर हम आज की डेट में भी, कि ये भी एक विनिमय है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी मजदूरी के रूप में हमको कुछ अनाज या वस्तु या जो भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये भी एक हो जाता है। तो विनिमय ये भी होना है कि पारस्परिक सेवाओं का पारस्परिक हस्तांतरण होता है। यह हस्तांतरण दोनों में आपसी समझौते के रूप में होता है, कि आपस में समझौता होता है कि हम ये काम करेंगे, आपका ये सेवा देंगे, इस सेवा के बदले हमको आप ये पारिश्रमिक देंगे या ये पारितोषिक देंगे। तो ये विनिमय है। वस्तुओं का हस्तांतरण ऐच्छिक होता है, यानी उनकी इच्छा से होगा। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो विनिमय नहीं होगा, अगर उनकी इच्छा है तभी विनिमय होगा। उसके बाद हस्तांतरण क्या होता है, वैधानिक भी होता है। जब हम लोग परिभाषा पढ़े तो उसमें ये चीज़ भी था कि वैधानिक यानी कानूनी रूप से भी जो है अनिवार्य रूप से उनके यहाँ का जो कानून है, उनके यहाँ का जो नियम है। अगर हम घर से भी विनिमय की हम शुरुआत जो कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे विनिमय घर से भी होता है, एक से लेना और दूसरे लेना। हम लोग घर में आपस में कोई चीज़ कमी पड़ जाती है तो दूसरे से लिया, जो हमारे यहाँ है उसको उनको दे दिया। कभी कभी क्या होता है कि खरीदारी भी हो जाती है कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है तो उनको पैसे दे के, मुद्रा दे करके भी उनसे खरीद लेते हैं, ये भी एक विनिमय है। तो इसी तरह से विनिमय छोटे पैमाने से शुरू होकर के बड़े पैमाने तक एक समाज से, एक गांव से भी, एक देश से भी हो जाता है, इस तरह की विनिमय। और वर्तमान समय में जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इस समय तो जो है अनिवार्य रूप से बहुत ही आवश्यक हो गया है, और कोई भी देश अपने आप पर जो है डिपेंड नहीं है। हमारे यहाँ टमाटर कम होता है तो अगर पड़ोस में टमाटर ज़्यादा है तो उनसे हम लोग ले लेते हैं, उसके बदले में हमारे यहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है तो हम गेहूँ दे देते हैं। ऐसे ही नहीं, एक पड़ोसी देश ही नहीं, और भी बहुत सारे देशों से आजकल तो इतने संसाधन हो गए हैं, इतने यातायात के साधन हो गए हैं कि सारा चीज़ अगर देखेंगे हम लोग तो अपने आप जो है विनिमय किसी भी प्रकार से हम लोग तो सिप की सिप भेज देते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ आता है, यहाँ से कुछ चीज़ जाता है। तो विनिमय तो अनिवार्य रूप से अब आवश्यक हो गया है। विनिमय में पक्षों के आपस में अदला बदली ही ये विनिमय कहलाता है। अर्थव्यवस्था की ये जो शुरुआत है ये विनिमय, अगर विनिमय न हो तो अर्थव्यवस्था की कल्पना भी, अर्थशास्त्र की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो विनिमय जरूरी है। अब विनिमय में जो है ये हम लोग पहला जो है देखे थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, पुराने समय में क्या होता था, वस्तु दे करके वस्तु लेना। इसी तरह से दूसरा भी अब वर्तमान समय में जो चल रहा है, ये फर्स्ट मान लीजिए इसको और इसको मान लीजिए सेकेंड। वर्तमान में क्या है, मुद्रा विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या हो गया कि मुद्रा दे करके विनिमय। अब तो एकदम सीधे सीधे स्पष्ट होता चला जा रहा होगा विनिमय क्या है। वस्तु दे करके वस्तु को लेना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। मुद्रा विनिमय प्रणाली, मुद्रा दे करके कोई वस्तु लेना, मुद्रा दे करके मुद्रा लेना नहीं, मुद्रा दे करके कोई वस्तु लेना, वो क्या कहलाता है, मुद्रा विनिमय प्रणाली। ये जो है इसको जो है प्रत्यक्ष कह सकते हैं, इसको अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली। ये क्या है, प्रत्यक्ष विनिमय, और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विनिमय और अप्रत्यक्ष क्यों हो गया, इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से हम कोई चीज़ दे दिए सामने से और उधर से ले लिए, यहाँ पे जो चीज़ देंगे या वो सीधे दिखाई देता है। इसमें मुद्रा विनिमय में क्या होता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है। हम अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ लें या उसी, जो हमारी आवश्यकता है मुद्रा दे करके एक
तरफ एक पक्ष वाला मुद्रा ही देगा, दूसरे पक्ष से जो आवश्यक वस्तु होगा उसको ले लेगा। इसको परोक्ष भी विनिमय कहते हैं या अप्रत्यक्ष भी विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद विनिमय प्रणाली के बाद जो है, विनिमय प्रणाली में जो है कुछ कठिनाइयाँ, अब ये विनिमय हो गया तो ये वस्तु विनिमय या मुद्रा विनिमय, तो इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं। अब कठिनाइयाँ क्या हो सकती हैं? मुद्रा विनिमय का प्रयोग न हो, मुद्रा विनिमय में जो है वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ, वस्तु विनिमय में मान लीजिए कोई किसी के पास वस्तु हो गया, अब वो वस्तु क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं किसमें? वस्तु विनिमय में। वस्तु विनिमय में क्या कठिनाई आ सकती है? मुद्रा विनिमय एक अच्छा विनिमय प्रणाली कहलाता है, इसलिए वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय प्रणाली ज़्यादा है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे, राजतंत्र में तो था उस समय ज़रूरत थी, लेकिन इस समय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली एकदम कम हो चुकी है। बड़े स्तर में कुछ तो दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इसके, क्योंकि उसमें जो है कुछ दाम वगैरह हैं, क्या दाम निर्धारित करना है, किस तरह से दाम निर्धारित करना है, ये सारी चीज़ों में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए मुद्रा विनिमय प्रणाली का प्रयोग न होने के कारण इस प्रणाली में मूल्य में सामान्य मापदंड का अभाव हो जाता है। मूल्य क्या निर्धारित की जाए, किस तरह से, कोई चीज़ है मान लीजिए उसके बहुत ज़रूरत है तो अपने हिसाब से वो तो मुद्रा दे रहा है, लेकिन ज़्यादा मुद्रा दे करके कोई सस्ती वस्तु भी खरीद लेता है। तो ये मुद्रा विनिमय प्रणाली में जो वस्तु विनिमय में, मान लीजिए आपके यहाँ दाल बहुत ज़्यादा हो गई और उधर जो है क्या हो गया, गेहूँ हो गया, तो आपके यहाँ दाल तो बड़ी महंगी है, लेकिन उसके जो है गेहूँ एकदम सस्ता है, लेकिन आपको बहुत आवश्यकता है तो आप दाल दे करके गेहूँ ले लेंगे। तो ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आपकी जो है वैल्यू कम हो सकती है, शायद वो गेहूं के बराबर वैल्यू है, क्योंकि आपके लिए तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी दिक्कत आती हैं। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली जब हो जाता है तो मुद्रा विनिमय प्रणाली में ये समस्या दूर हो जाती है, जितना आप उसका दाम निर्धारित कर दिए उतना दाम दे करके वो ले लेता था, तो इसलिए ज़्यादा प्रचलन में है। इस प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता है। जैसे जो आवश्यकता है उसमें उनकी आवश्यकता है, उनकी वो आवश्यकता है, ज़रूरी नहीं है कि उनको आवश्यकता है। मुद्रा की नहीं भी ज़रूरत है तो प्लस में इकट्ठा करते चलते हैं, भाई मुद्रा है तो हमको और मिल जाएगी, उसमें कौन सा दिक्कत है। और वस्तु है उनको जो है ज़रूरत रहेगी तो वो जो है वस्तु खरीदेंगे, तो ये होता है। दूसरी चीज़, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विभाजन में कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसी वस्तुएं जो विभाजन के बाद अपना मूल्य खो देती हैं और छोटे विनिमय में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर छोटा मोटा विनिमय है तो उसमें जो है ये वस्तु विनिमय प्रणाली फेल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको छोटे में जो है रखना है, आपको कम ज़रूरत है, तो इसमें आप मुद्रा दे करके खरीद लेंगे, कोई वस्तु दे करके खरीदना है। अब आपको कोई आवश्यकता है छोटे से कपड़ा खरीदना है, तो एक बोरा गेहूँ लाद के ले जाइए तो कपड़ा लेके आइए, ये तो समस्या हो जाएगी। तो ये जो है इसमें छोटे चीज़ों में इसमें दिक्कत आ जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का संचय का अभाव होता है, क्योंकि वस्तुओं को लंबे समय तक अक्षुण्ण बनाए नहीं रखा जा सकता। अब मूल्य है, मुद्रा है तो उसको चाहे जितना 10 साल 20 साल 25 साल भी रख सकते हैं, लेकिन वस्तु है तो कुछ दिनों में वो ख़राब हो जाएगी। तो क्या होता है, जब ख़राब होने लगता है तो उसका दाम जो है कम हो जाता है, उसको हम लोग जो है सस्ते में ही दे देते हैं। तो ये जो है इसमें मूल्य का अभाव हो जाता है, उतना मूल्य नहीं मिल पाता। वस्तु विनिमय प्रणाली में भावी भुगतानों की सुविधा होती है, आगे आने वाले जो है भुगतान में जो है इसमें सुविधा नहीं हो पाती है, असुविधा उत्पन्न होने लगती है। ये क्या हो गया, आपके वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय प्रणाली ज़्यादा, यानी अप्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली ज़्यादा है। धन्यवाद।